नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आपको पता है कि पेपर 1 में जो है ये 30 नंबर के जो है वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर एक सेक्शन को, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में जो है वो आपको हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको GPAI समिट कहा गया, ये होस्टेड इन, तो कहाँ पर इसको होस्ट किया गया। कहते हैं कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने जो था वो कहाँ पर की। तो इसकी मेज़बानी जो था वो इंडिया ने की और इंडिया के जो है वो न्यू दिल्ली में की गई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था वो इसको इनॉग्रेट किया। क्यों ये समिट होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो ग्लोबल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जो AI है, उसका एक रिस्पॉन्सिबल वे में जो है वो इस्तेमाल हो सके, इसलिए जो है इस समिट को जो है वो किया जाता है। तो इस वर्ष इंडिया जो है वो इसको जो है वो होस्ट कर रहा है, ये आपने ध्यान रखनी है। साथ में आपने यहाँ पर ChatGPT की बात भी की गई थी। तो ChatGPT से OpenAI, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि OpenAI की स्थापना जो था वो 2015 में जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है कि 2015 में OpenAI की स्थापना जो था वो की गई थी। यहाँ से ही एक और क्वेश्चन बन जाता है, जब हम इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो नेशनल इंजीनियरिंग डे जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेशनल इंजीनियरिंग डे जो है हम सितंबर महीने में मनाते हैं और सितंबर 15 को जो है वो नेशनल इंजीनियरिंग डे जो है वो मनाया जाता है। यहाँ से आप इतना ध्यान रख सकते हैं और आप इतनी बातें याद रख लीजिए, काफ़ी है। क्यों इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है अगर ये पूछ लिया जाए तो इस दिन एनिवर्सरी होती है सर M विश्वेश्वरा राय की। ये इंजीनियरिंग डे के इसलिए जो है यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन इंदिरा गांधी अवार्ड के ऊपर पहले भी। बोलते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। तो बोलते हैं कि 2023 के लिए शांति का जो है निरस्त्रीकरण, जो कि डिसआर्मामेंट है, और विकास के लिए जो है ये इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की रह चुकी हैं, उनके नाम पर जो है ये अवार्ड जो है वो स्टेबलाइज किया गया है। और इस वर्ष जो है ये अवार्ड दिया गया है किसको, डैनियल ब्रेनबोइम को दिया गया है ये अवार्ड, और साथ में अली अबू अवाद को दिया गया है। इन दोनों को जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बोथ A एंड B जो है वो सही आंसर है। तो आप ध्यान रखें कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 जो है वो किसको दिया गया है। ये डैनियल ये दिया गया है, एक तो डैनियल ब्रेनबोइम को और अली अबू अवाद को जो है ये अवार्ड दिया गया है। आपने ध्यान रखना है कि क्यों दिया जाता है ये अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है अगर किसी ने एफर्ट्स किए हैं साथ में ताकि वर्ल्ड में पीस लाया जा सके, तब जो है ये दिया जाता है। तो इन दोनों ने जो है वो कलेक्टिव वे में इनको दिया गया है, दोनों को साथ में दिया गया है। इन्होंने जो है वो ये जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है ना, यहाँ पर इन्होंने एफर्ट्स जो कि ये पीस लाने के लिए, उसके लिए जो है वो इनको दिया गया है। ये जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट है, इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है और ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था 1986 में। ये आपने ध्यान रखना है कि 1986 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल की, तो इंदिरा गांधी के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्हें भारत रत्न अवार्ड जो था वो दिया गया था। तो इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, या फिर फर्स्ट वुमेन जिनको जो था वो भारत रत्न अवार्ड जो था वो दिया गया था। कौन से ईयर इनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला था, तो 1971 में जो था वो इनको ये भारत रत्न अवार्ड जो था वो दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। इनको जो था वो ये अवार्ड तो दिया गया, परंतु ये अवार्ड इंस्टीट्यूट कब किया गया था, कब इस भारत रत्न अवार्ड को जो था वो स्टार्ट किया गया था, तो 1954 में ये भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट हुआ था। ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डोनाल्ड टस्क हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। डोनाल्ड टस्क को अभी हाल फिलहाल में किस देश का नया प्रधानमंत्री जो है वो बनाया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में आपने ध्यान रखना है कि डोनाल्ड टस्क जो है वो नए जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के, पोलैंड के। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पोलैंड कंट्री के ये नए PM के रूप में जो है वो बने हैं। चलो, सही बात है कि नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये बने हैं पोलैंड के, परंतु क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम से डोनाल्ड तो आपको याद रह जाएगा, बस टस्क याद रखना है आपको कि टस्क जो है ये बने हैं
हम पहले भी जो है वो अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि सीएम बने मध्य प्रदेश के मोहन यादव जो था वो वहाँ के सीएम बने हैं। हमने उससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम पढ़े थे, विष्णुदेव जो था वो वहाँ के सीएम बनाए गए थे। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि डेविड कैमरॉन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें यूके का फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया। ये हमने पढ़ा था क्वेश्चन। हमने मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट जो था वो पढ़े थे, मोहम्मद मुइज़्ज़ू को जो था वो मालदीव्स का नया प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो भी क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो है वो ध्यान रखने हैं। अच्छा, हमने अर्जेंटीना को तो हम भूल ही गए। नए जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने हैं ना, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। अर्जेंटीना के नए जो प्रेसिडेंट बने हैं वो जेवियर मिलेई बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि जेवियर मिलेई जो है ये बने हैं अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट। तो अर्जेंटीना के पूछे जाएं, पता होना चाहिए। यहाँ पर पोलैंड कंट्री की बात हो रही है, तो पोलैंड की जो करेंसी है और वो कैपिटल वहाँ की, वो आपको पता होनी चाहिए। जो पोलैंड की जो कैपिटल है वो है वर्सो जो है वो यहाँ की क्या है, कैपिटल है। यहाँ की जो करेंसी है वो है ज़्लोटी जो है वो यहाँ की करेंसी है। ज़्लोटी करके यहाँ की करेंसी है, ये पॉलिश ज़्लोटी करके जो है वो यहाँ की करेंसी हो गई। तो करेंसी, कैपिटल, ये दोनों पता होना चाहिए। तो कई बार इस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन कि ज़्लोटी जो है वो कहाँ की करेंसी है, पता होना चाहिए था आपको कि पोलैंड की है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली पार्लियामेंट पासिस बिल प्रपोजिंग टू एस्टेब्लाइज सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। तो अभी पार्लियामेंट ने जो है वो एक बिल प्रपोज किया है जिसमें कहा गया है कि हम सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है वो बनाएंगे। तो ये कहाँ पर स्थापित करने की बात जो है वो कही गई है। ये जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई है, ये कहाँ पर कही गई है, तेलंगाना में जो है ये कही गई है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने की बात, तो तेलंगाना को जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जल्दी मिल जाएगी। इस बात की पुष्टि की गई कि बिल पास कर दिया गया है। यहाँ से एक और बात आप ये ध्यान रख सकते हैं कि तेलंगाना जो है वो यंगेस्ट स्टेट आता है। यानी कि यंगेस्ट स्टेट का मतलब ये है कि तेलंगाना ऐसा स्टेट है जो अभी हाल फिलहाल में जो था वो बना था। हाल फिलहाल क्या मतलब, कल परसों तो नहीं बना होगा। तेलंगाना को एक स्टेट के रूप में कब बनाया गया था, तो तेलंगाना को स्टेट के रूप में बनाया गया था कब, 2014 में जो था वो इसको स्टेट बनाया गया था। ऑफिशियली इसको फॉर्म किया गया, तो यंगेस्ट स्टेट ये आ जाता है। इसी तरह यंगेस्ट यूनियन टेरिटरी के बारे में हम बात करें तो आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो है वो यंगेस्ट यूनियन टेरिटरी बने हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो धारा 370 को हटाने का जो निर्णय था उसको लेकर कहा कि चलो ठीक है, परंतु 1 साल के अंदर जो है वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएं, ये बात जो था वो कही गई। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपने यंगेस्ट यूटी में ध्यान रखना है। यंगेस्ट स्टेट तेलंगाना है। तो होपफुली कि अब यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बने तो आपको क्वेश्चंस का पता होगा। तेलंगाना में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, अगर उसके बारे में पूछा जाए, क्योंकि एलाइड में हमने देखा है कि कल्चर के क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन ये ऐड कर देते हैं, तो पीजीटी में भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है भटुकामा करके, ये आपने ध्यान रखना है। भटुकामा करके जो है वो फेस्टिवल का नाम है, ये तेलंगाना में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन। तो बोलते हैं विल बी क्या, भी ये हो गया है। तो 54th नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ कहाँ पर आयोजित किया गया, ये गोवा में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ सकता है कि अभी जो फिल्म फेस्टिवल हुआ वो कौन से नंबर का फिल्म फेस्टिवल जो था तो आपका आंसर क्या होगा। आप सीधे रूप से आंसर करेंगे यहाँ पर कि जो अभी फिल्म फेस्टिवल बनाया गया वो 54th नंबर का जो है वो फेस्टिवल था, फिल्म फेस्टिवल था। ये आपने ध्यान रखना है। और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मोटो क्या है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। एलाइड की टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। और मोटो क्या रखा गया था, इसका नाम मोटो रखा गया था वासुदेव कुटुंबकम करके, इसका मोटो रखा गया था वासुदेव कुटुंबकम करके जो है उसका मोटो आपने ध्यान रखना है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू रिसीव द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये थी आक्रोश फिल्म, जिसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है वो पहली बार जो है वो बेस्ट फिल्म का जो है वो अवार्ड मिला था। तो ये भी ध्यान रखें आपकी कौन सी फिल्म थी। और साथ में ये याद रखना है कि इंडिया में जो है वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो कौन है। तो अनुराग ठाकुर जो कि हमीरपुर से जो है वो एमपी हैं, वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है।
तो आप हम हिमाचल से हैं, ये हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल ऑन इलेक्शन। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान का यहाँ पर हुआ किस भाग में जो है वो चुनाव पर अनुच्छेद शामिल है। तो बोलते हैं विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल ऑन इलेक्शन कमीशन। एक्चुअली मैं यहाँ पर ऑप्शंस गलत दे दिए हैं, परंतु हम आर्टिकल को डिस्कस करते हैं मुख्य रूप से कि कौन सा जो है वो आर्टिकल डील करता है इलेक्शन कमीशन से। तो आर्टिकल 324 जो है वो डील करता है इलेक्शन कमीशन से। अब हम यहाँ पर पार्ट पूछना चाह रहे थे, पार्ट कौन सा है जो इलेक्शन कमीशन से जो है वो डील करता है। जहाँ पर ये बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन होगा, वहाँ पर जो भी आर्टिकल हैं वो सारे जो है वो बात की गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं कौन सा है, तो वो पार्ट नंबर 15 है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 15 है वो जो इलेक्शन कमीशन की बात करता है। तो इस तरह से लिखते हैं ना, पार्ट 15, ये पार्ट 15 है, ये आपने ध्यान रखना है। और आर्टिकल नंबर 324 है जो इसकी बात करता है इलेक्शन कमीशन की। तो अब दोनों बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। एक तो आपका पार्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। क्यों ये चर्चा में आया था? एक तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन को लेकर बात हुई। देखो, राज्यसभा से जो था वो बिल पास किया गया जिसमें जो था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, और बाकी जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर जो है वो रूल्स बनाए गए। पहले क्या था, पहले सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इंटरफियर कर लिया था। टाइम टू टाइम आपको पता है कि क्या होता है, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो सवाल उठते रहते हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं तो पार्टियाँ कुछ कहती हैं। अभी देखो ना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इस तरह से किया गया कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, वो नहीं होंगे इस कमेटी में, इस तरह से बात कही गई है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इंटरफेयर कर दिया था, तब यहाँ पर आपत्ति जताई गई इनको। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, इस तरह से बिल कर दिया कि उनको यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए, अलग से कमेटी जो है वो होनी चाहिए। वैसे अगर हम बात करते हैं ना मुख्य रूप से इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन का पार्ट, ये क्वेश्चन जरूरी हैं। और प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें तो इनका नाम आपने ध्यान रखना है कि ये है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ठीक है जी, तो ये सब बातें आपको ऐसे भी याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक। तो बोलते हैं जी कि 2001 का जो भारतीय संसद के ऊपर हमला हुआ था, उसके जवाब में भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? याद रखें, अभी क्या हुआ, अभी इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जो था वो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने यहाँ पर एक तरह से अटैक भी आप पूरी तरह से कह सकते हैं, कहें कि अटैक यहाँ पर किया गया। उन्होंने वो विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे, वहाँ से उन्होंने छलांग लगा दी और चैम्बर्स में जाकर वो घुस गए। तो उन्होंने कुछ वहाँ पर उनके जो कलर्ड गैस के जो एक बॉम्ब एक तरह से कह सकते हैं वो उन्होंने वहाँ पर रिलीज़ कर दी, तो वहाँ पर धुआं ही धुआं हो गया। फॉर्चुनेटली यूँ कहें कि कोई हादसा तो नहीं हुआ, परंतु इससे पहले एक जो पॉइंट नोट करने का है वो ये है कि 2023 में जो है वो 22 साल पूरे हो गए। 22 साल पूरे हो गए जब 2001 का पार्लियामेंट अटैक जो था वो हुआ था। जब 2001 का पार्लियामेंट अटैक हुआ था तब तो बहुत लोग मारे भी गए थे। फिर उसके जवाब में जो था वो ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था। परंतु जब 22 साल पूरे होने को मनाया जा रहा था तो उसी दौरान ना इन लोगों ने यहाँ पर अटैक कर दिया। और उनमें से ना एक लड़की ऐसी थी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी, वो भी उनमें से एक थी। वो अंदर तो नहीं थी परंतु वो बाहर नारे लगा रही थी, उन्हीं की टीम में वो शामिल थी। देखो, ये बहुत ही निंदनीय है कि इस तरह से हरकत की गई, परंतु ये कहीं ना कहीं पर ना एक बेरोजगारी को भी दर्शाता है कि किस तरह से ना बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसी सिनेरियो को अगर आप बहुत साल पहले, आज़ादी से पहले से जोड़ेंगे तो भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ जो था वो एक बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में जो था वो बॉम्ब फेंका था। उस बॉम्ब का जो मोटिव था ना वो किसी को मारना नहीं था, उसका सिर्फ मोटिव ये था कि अवेयर किया जाए। उस बॉम्ब का पूरी कहानी ये थी कि बस सिर्फ ब्रिटिशर्स को ये दिखाया जाए कि हम जो है स्टिल एक्टिव हैं। तो इन लोगों ने भी जो ग्रुप बनाया था ना उसका नाम यही रखा था, भगत सिंह फैन क्लब करके ही ग्रुप एक बनाया था इन्होंने, और वहीं पर ये जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और एट दिल्ली में जो है वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था, वो कौन सी ईयर की घटना है? 1929 की वो बात है। 8 अप्रैल थी 1929 की वो बात है।
ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या क्या यहाँ से बने। एक बना कि इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कब हुआ था, 2001 में हुआ था। 2023 में जो है वो उस अटैक को हुए कितना टाइम हो गया, 22 वर्ष जो है वो पूरे हो गए। 22 वर्ष पूरे हो गए, परंतु अटैक हुआ कब था, तो अटैक हुआ था 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 2001 को जो था वो अटैक हुआ था। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बन जाती है, उसके अगेंस्ट जो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन पराक्रम, वो आपने ध्यान रखना है। अभी जो अटैक हुआ उसके बारे में तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, परंतु पिछले सिनेरियो से रिलेट कर सकते हैं। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि 1929 में क्या हुआ था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर बम फेंका गया था भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, होपफुली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द न्यू नेम प्रपोज्ड फॉर द लीगल कोड फॉर इंडिया रिप्लेसिंग आईपीसी, यानी कि इंडियन पिनल कोड। तो आईपीसी को रिप्लेस करने की बात सरकार कह रही है कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे और इसके स्थान पर जो है वो एक नया लीगल कोड लाने की बात कह रही है। उसको नाम क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसको नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। भारतीय न्याय संहिता करके उसको नाम दिया गया है और ये रिप्लेस करेगा आईपीसी को। आईपीसी के बारे में ध्यान रखना है पहले तो कि आईपीसी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में। 1860 में जो था वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उस टाइम जो था वो वाइसराय कौन हुआ करते थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो उस टाइम वाइसराय हुआ करते थे। देखो एक तो है आईपीसी इंडियन पिनल कोड, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये तो आपको पता चल गया। अभी एक और है जिसका नाम है सीआरपीसी। सीआरपीसी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका पूरा नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को जो था वो 1974 में जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कब किया गया था, 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखें कि कोड ऑफ क्रिमिनल जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो कब अस्तित्व में आया था। और आईपीसी की बात कर लें तो वो भी हमने जान लिया। यहाँ से कुछ और पॉइंट भी निकल कर आते हैं इसी आर्टिकल से। देखो बिल में कहा गया है ना, बिल में कहा गया है कि जो मेंटल इलनेस करके वर्ड है ना उसको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसको किसके साथ रिप्लेस किया जाएगा, उसको अनसाउंड माइंड के साथ जो है वो रिप्लेस किया जाएगा। तो अनसाउंड माइंड जो है वो कहा जाएगा, फिर मेंटल इलनेस जो है वो नहीं कहा जाएगा। और इसमें कहा गया है कि इस बिल में जो है वो चाइल्ड को भी डिफाइन किया गया है। चाइल्ड कौन होगा, बच्चा कौन होगा। कहा गया है कि पर्सन जिसकी आयु 18 साल से कम होगी ना वो बच्चा कहलाएगा। तो समझे ना बात की, ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है किस तरह से, क्या क्या बातें इसमें कही गई है। इसमें कुछ शब्दों को रिप्लेस करने की बात कही गई है। बातें तो और भी बहुत ज़्यादा होंगी, परंतु जो मोटे मोटे तौर पर हमें पता चला न्यूज़पेपर पर आया था, क्योंकि न्यूज़पेपर पर जो आया है ना वो हर एक चीज़ आपको कवर करवाने की पूरी कोशिश है ताकि न्यूज़पेपर का कोई क्वेश्चन आपका गलत हो ना। और मैक्सिमम करंट अफेयर के नेशनल इंटरनेशनल के अफेयर न्यूज़पेपर से ही बनते हैं। तो मेंटल इलनेस का पता चल गया, चाइल्ड का पता चल गया, भारतीय न्याय संहिता का पता चल गया, आईपीसी का पता चल गया, सीआरपीसी का पता चल गया। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। अब अच्छे से एक आधी बार फिर से रिवाइज होंगे अभी ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वेड, यानी कि क्वेड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग आल्सो नोन एज क्वेड। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वेड भी कहा जाता है इसका सदस्य नहीं है। क्वेड क्यों चर्चा में आया, क्वेड इसलिए चर्चा में आया क्योंकि जनवरी में जो है वो इंडिया में इसकी मीटिंग होनी थी, परंतु अभी क्या हुआ था, इंडिया ने जो था वो इनविटेशन भेजा था कि हम जो है वो 2024 का जो रिपब्लिक डे है, यानी कि 2024 का जो 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी के दिन जो है हम यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को जो है वो आमंत्रित करेंगे, परंतु जो बाइडेन ने आने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर जब ये आते तो क्वेड की मीटिंग भी होती, तो अब क्वेड की मीटिंग को भी जो है वो पोस्टपोन करने की बात कही गई है, जो जनवरी में होनी थी। अब उसको भी कहा गया है कि आगे कभी कंडक्ट करेंगे, जनवरी में ये नहीं होगी। तो यूके जो है वो क्वेड का मेंबर नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हम बात करते हैं कि क्वेड के कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं। क्वेड की मेंबर कंट्रीज का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है। एक तो इंडिया इसमें आता है, बिल्कुल सही बात है कि इंडिया जो है वो इसमें आता है। और दूसरी अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया इसमें आता है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आता है। जापान की बात करें तो जापान भी इसमें आता है, और एक यूएसए इसमें आता है। तो ये 4 कंट्रीज इसमें आती हैं जिनके नाम मुख्य तरह से इस तरह से हैं, मुख्य रूप से हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए, ये जो है वो इसमें आती हैं।
तो इस तरह से जो था वो बात हुई। अब जो है वो इसको अगले साल जो है वो जनवरी में होस्ट अभी नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई। अभी इसको इससे आगे जो है वो होस्ट करने की बात कही है। रिपब्लिक डे पे जो बाइडेन को बुलाया था उन्होंने आने से इनकार कर दिया, तो अभी रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट होंगे वो भी जो है वो एक क्वेश्चन के रूप में आएंगे जब भी उनकी सिलेक्शन हो जाती है कि किसको बुलाया जाएगा। कई बार कुछ कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो इन्विटेशन स्वीकार भी नहीं करते, अपने बिजी शेड्यूल का हवाला दे देते हैं। अभी देखेंगे वो क्वेश्चन बात का है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेट के बारे में तो पता चल गया, पूरी जो कहानी आप सुनते हैं ना वहाँ से बड़े ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और पेपर 1 में ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी भी। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमें ईमेल करना, आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। साथ में ही पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग से डील करने के लिए पेपर 1 आपकी प्रैक्टिस जो है यहाँ पर चाहिए। पेपर 1 में प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो देख लेना अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिए गए हैं, मेल भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट विद द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। बोलते हैं उच्चतम परमाणु क्रमांक वाला प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है, तो वो है प्लूटोनियम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। प्लूटोनियम जो है वो एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है सबसे। देखो प्लूटोनियम ना बड़ी ही रेयर मात्रा में पाया जाता है, 94 इसका एटॉमिक नंबर है, परंतु ये बड़ी रेयर मात्रा में पाया जाता है। इसके लिए इसका इस्तेमाल भी बड़ा रेयर होता है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल बहुत कम जो है वो किया जाता है। एक तरह से आप ये भी कहेंगे। प्लूटोनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो PU करके इसको लिखते हैं इस तरह से। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि नेचुरली अकरिंग जो हैवीएस्ट एलिमेंट है, हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी एलिमेंट जो है नेचुरली अकरिंग, वो कौन सा है, तो यूरेनियम है वो। यूरेनियम जो है वो नेचुरली अकरिंग हैवीएस्ट एलिमेंट है, तो यूरेनियम का भी ध्यान रखें। चलिए जी ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, इसमें भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। और साइंस के क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, एलाइड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एलाइड की टेस्ट सीरीज़ भी हमने चलाई हुई है। एलाइड की टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करनी है, वहाँ से आपके बहुत सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। और एलाइड की टेस्ट सीरीज़ कवर करने के लिए जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक मिल जाएंगे। ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट के लिए। क्वेश्चन देखें, आप बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो अभी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो निकाला गया है। अभी ये निकाला गया है तो बोलते हैं COP28 की मीटिंग के दौरान ये निकाला गया है। इसमें इंडिया का रैंक पूछा गया है। इंडिया का रैंक पूछा गया है। लास्ट एडिशन में मैंने डिटेल से इसके बारे में बताया था आपको, हर एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था। तो अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।